Assalamu alaikum. Today we will perform a practical of transmission line, and in this experiment we will see how we can increase the power handling capacity of transmission line while we are connecting the transmission lines in parallel arrangement, and also while using the star delta transformation, how we can increase the power handling capacity of a transmission line. So the objective of the experiment is to study of the real power versus phase angle curve of transmission line, and use of transformers to increase the power handling capacity of a line, and transmission lines in parallel. Okay, so when we connect two transmission lines, or first of all we are taking an example of a battery, कि जब हम दो बैटरीज को पैरेलल अरेंजमेंट में कनेक्ट करते हैं तो दो बैटरीज में क्या होता है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी के हमारे पास ये दो बैटरीज हैं। पैरेलल अरेंजमेंट में कैसे कनेक्ट होंगे कि व्हेन पॉजिटिव ऑफ द वन बैटरी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ अनदर बैटरी, एंड नेगेटिव ऑफ सेकंड वन बैटरी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव ऑफ अनदर बैटरी। तो इस तरह से जो है ये पैरेलल अरेंजमेंट बन गया। अब क्या होता है कि हमें पता है पैरेलल में जो वोल्टेजेस होंगे, लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट की बैटरी थी और ये भी 5 वोल्ट की बैटरी थी, सो द वोल्टेजेस विल रिमेन सेम whenever we want to measure the voltages on these two terminals. So voltmeter will indicate 5 volts in any case, लेकिन जो करंट होगा, करंट will be different because we know in case of parallel circuits voltage remains same but current will be different. So इसकी जो current capacity है that is different, इसकी जो current capacity है that might be different. even अगर दोनों की current capacity same भी है तो जो ओवरऑल सर्किट में से करंट गुजरेगा दैट विल नॉट बी द सेम। 1 एम्पेयर ये है, 1 एम्पेयर ये है। लेट्स सपोज हमने एक कोई लोड जो है इस बैटरी के साथ, इन दोनों बैटरी के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट किया है। सो दिस लोड विल बी हैविंग 2 एम्पेयर करंट विच विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टिव लोड। तो मीन्स कहने का ये है कि जो 1 एम्पेयर एक बैटरी से गुजर रहा था वो प्लस जो 1 एम्पेयर सेकंड बैटरी की कैपेसिटी थी, करंट कैपेसिटी, दीज टू करंट्स विल बी एडेड एंड ओवरऑल हमें जो है 2 एम्पेयर करंट मिलेगा। सो इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट्स वी विल बी हैविंग इंक्रीज्ड करंट्स, एंड जब हमारे पास करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, चाहे हम AC पावर में भी डील कर रहे हैं, तो वी हैव अ फार्मूला ऑफ एक्टिव पावर दैट इज़ P इक्वल्स टू VI इंटू कॉस थीटा। So voltage is same, this is constant, power factor is same, let's suppose. So this current has been increased. If this current is increased and these two parameters are constant, voltage is constant and also power factor is constant, but current has increased, then power will be increased. तो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइंस जब भी हम कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करने का मकसद यही होता है कि दोनों के जो, क्योंकि बस बार पे जो वोल्टेजेस होते हैं वो हमारा काम यही है कि उनको हमने सेम रखना है। क्योंकि वो बस बार लेट सपोज 33 kV की है, तो उस बस बार पे 33 kV की ही लाइंस कनेक्ट होनी है। तो 33 kV की एक लाइन कनेक्टेड थी। आई वांट टू इंक्रीज़ द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, लेट सपोज लोड की जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे वो इंक्रीज़ हो गई, एंड आई वांट टू इंक्रीज़ द ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी। ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी का मतलब ट्रांसमिशन लाइन पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, दैट कैन बी एक्टिव पावर हैंडलिंग कैपेसिटी या रिएक्टिव पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, दोनों जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ कैसे करेंगे हम कि हम दो ट्रांसमिशन लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वही हैव अ ग्राफ, यहाँ पर एक ग्राफ है और ये फार्मूला है। इस फार्मूला को हमने बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है और इसको अपने माइंड में रखना है।
P equals to E1 into E2. What is E1? E1 is basically sending end voltage and E2 is receiving end voltage. That will be multiplied with sine of theta. Sine of theta किस तरह calculate कर सकते हैं? We have a value of power factor, so we can calculate this sine theta. First of all, we will calculate theta, that is equals to cos inverse of power factor. So whatever power factor we have, we can calculate this angle theta, and when we have angle theta, we can put this value of angle theta into sine of theta, and we will get a value of sine theta. Okay, so E1 is basically sending end voltage, E2 is receiving end voltage, and this is angle. We have to calculate angle of sine, and then we have reactance in denominator. So power is directly proportional to sending end voltage, and it is also directly proportional to receiving end voltage. So if we increase sending end voltage, power will be increased, and also if we increase receiving end voltage, power or handling capacity of the transmission line will be increased. And also if we change this theta, if we increase the theta, this power handling capacity will be increased. Okay, so power depends on these all of the parameters, E1, E2, sine of theta, and x. X is basically reactance of the transmission line. It can be impedance, so it is basically in this case is reactance of the transmission line. Okay, if E2 lags behind, E1 P is positive, and if E1 leads, E2 P is negative. So what does this mean? E2 lags behind E1 means E1 will lead. Whenever E1 will lead, the direction of the power flow will be from source to load, or from left hand side to right hand side. इफ़ E2 लैग्स, दैट मीन्स के यहाँ पर जो एंगल है वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से कि अगर हमारे पास पावर मीटर है तो पावर मीटर में राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्शन होगी, एंड दिस डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ पावर इज़ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. This is the simple example that how power flows. Then this is a single transmission line, and we will see the curve of single transmission line. This is curve of single transmission line कि एक ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेट कर रही थी, उसका कर्व जो है वो ये है, और पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, ये अगर इस कर्व को हम देखें तो पावर मैक्सिमम कब होगा. वी हैव फार्मूला, जस्ट वी हैव सीन P is equal to E1. E1 is basically sending end voltage into E2, and E2 is receiving end voltage into sine of theta. So when will be this power, when will be value of this power will be maximum. मैक्सिमम कब होगी? जब ये साइन ऑफ थीटा जो है वो मैक्सिमम हो जाए. और साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम कब होगा मीन्स इसकी वैल्यू 1 कब होगी? व्हेन ये हैव 90 डिग्री ऑफ थीटा. जब 90 डिग्री का थीटा होगा तो फिर साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1, एंड P इक्वल्स टू E1 इंटू E2 डिवाइडेड बाई x. सो यहाँ पर इस केस में मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होगी फ्रॉम सेंडिंग एंड साइड टू रिसीविंग एंड साइड. अब जब हम दो ट्रांसमिशन लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे इसने फार्मूला ड्राइव भी किया है जो अभी हमने किया था, क्योंकि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1 रखी है. ओके, व्हेन वी हैव टू ट्रांसमिशन लाइंस इन पैरेलल, तो फिर जो ग्राफ होगा दैट विल बी दिस वन. अब पहले हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन थी, तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कौन सी थी हमारे पास? ये थी. ये वाला ग्राफ जस्ट हमारे पास था, और मैक्सिमम जो है वो ये करंट हमारे पास, मैक्सिमम जो पावर थी वो ये मिल रही थी. बट जब हमने दो ट्रांसमिशन लाइंस कनेक्ट कर ली तो फिर जो कर्व बना वो ये वाला बना. मीन्स अब आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास थीटा है और वाई एक्सिस पे पावर है. तो अब जो पावर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है. पहले अगर हाफ थी तो अब जो है वो 1 हो गई है. मीन्स जब भी हम दो ट्रांसमिशन लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वी विल बी हैविंग द डबल पावर एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन. लाइक अगर पहले 1 वाट था तो फिर हमें 2 वाट मिलेंगे. मीन्स 1 मेगावाट था तो 2 मेगावाट मिलेंगे, और अगर 2 मेगावाट था तो 4 मेगावाट मिलेंगे. तो इससे हमें क्या समझ आया कि जब हमने दो ट्रांसमिशन लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट किया तो फिर जो ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल दोनों को मिला के पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बनी दैट इज़ इंक्रीज
और इंक्रीज़ हो गई यहाँ तक। इसमें एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स सपोज दो ट्रांसमिशन लाइंस पैरेलल में ऑपरेट कर रही थी, फिर उसके बाद एक ट्रांसमिशन लाइन किसी तरह से अब उस पे जो मैक्सिमम पावर था और उसे मैक्सिमम पावर हैंडल करना था, वो यहाँ पे पावर चल रही थी मैक्सिमम पे, बिल्कुल पीक पे पावर चल रही थी। दो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड थी और दोनों ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट होने के बाद उनकी जो पीक वैल्यू थी पावर की, वो जो है अभी डिमांड साइड पे या रिसीविंग साइड पे चल रही थी। एकदम से एक ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई, तो जब एक ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई तो फिर ये वाला जो कर्व था ये तो हमारा डिसअपीयर हो जाएगा। अब हमारे पास जस्ट ये वाला कर्व बचेगा। तो अब जब ये वाला कर्व बचेगा, क्योंकि पावर तो यहाँ तक चल रही थी मैक्सिमम तक, अब ये एकदम से ट्रांसमिशन लाइन वो वाला पावर कैरी नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑलरेडी उसके दो ट्रांसमिशन लाइंस की निस्बत हाफ है। तो जब हाफ है तो ये 1 की वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू तो ये कैरी नहीं कर सकेगी। अब जब मैक्सिमम वैल्यू नहीं कैरी कर सकेगी तो फिर इस ट्रांसमिशन लाइन को भी ट्रिप होना पड़ेगा। जो भी हमारे पास प्रोटेक्शन स्कीम होगी वो ऑपरेट हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू थी इस एक ट्रांसमिशन लाइन की, उससे जो वैल्यू है पावर की वो बढ़ गई, क्योंकि जो ओवरऑल पावर थी दो ट्रांसमिशन लाइन के केस में वो ज़्यादा थी और एक ट्रांसमिशन लाइन उसका हाफ पावर हैंडल कर सकती थी। अब उसे डबल करना पड़ गया तो फिर वो ट्रांसमिशन लाइन भी ट्रिप हो जाएगी। ये एक डिसएडवांटेज है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट क्यों नहीं करते। अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, सीरीज़ में आपको पता है कि करंट रिमेन सेम बट वोल्टेजेस ऐड अप हो जाते हैं। लेट्स सपोज 5 वोल्ट, ये मेरे पास बैटरीज की एग्जांपल ले लेते हैं। 5 वोल्ट की ये बैटरी थी और 5 वोल्ट की ये बैटरी थी। ये दोनों जो हैं वो ऐड अप हो गई। ऐड अप होने के बाद मेरे पास 10 वोल्ट आ गए। अब ट्रांसमिशन लाइन में कभी भी हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम इसके जो वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज़ कर लें। वोल्टेजेस इंक्रीज़ करने के लिए पावर ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे पास। वी कैन इंक्रीज़ वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस फ्रॉम पावर ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर लें। जब भी पैरेलल कनेक्शन बनाएंगे हमेशा करंट की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। दो ट्रांसमिशन लाइन थी, हमने 3 ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में कनेक्ट कर ली तो उसकी करंट की कैपेसिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी। 4 कर ली और इंक्रीज़ हो जाएगी। मींस वोल्टेजेस इंक्रीज़ करना ट्रांसमिशन के एंड पे ट्रांसमिशन लाइंस का काम नहीं होता। ट्रांसमिशन लाइंस का काम जो है वो करंट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना होता है। वोल्टेजेस तो जितने हमने एक पावर ट्रांसफार्मर से दिए थे, उसके आउटपुट से हमने जो है वो वहाँ से कनेक्ट किए थे, आउटपुट से हमने वोल्टेजेस दिए थे, तो वही वोल्टेजेस रहेंगे। 33 केवी थी तो 33 केवी की एक बस बार कनेक्ट करेंगे, एक और ट्रांसमिशन लाइन उसके साथ कनेक्ट कर देंगे 33 केवी वाले ट्रांसफार्मर के साथ, या दूसरा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे अगर हमें अलग से एक और ट्रांसमिशन लाइन लेनी है। तो फिर इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट करके दो ट्रांसमिशन लाइंस को पैरेलल में कनेक्ट करके हम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो वैल्यूज़ नोट डाउन करनी है, सेंडिंग एंड वोल्टेज नोट करना है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन वो हमारे पास इंडिकेटेड होती है। वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन पे पावर हम इंक्रीज़ कर लेंगे। लैग और लीड का देखेंगे कि लैग कर रहा है या लीड कर रहा है और कौन सी साइड लैग या लीड कर रही है। ये लैग और लीड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज लीड कर रहा है सेंडिंग एंड साइड को, तो पावर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन रिवर्स डायरेक्शन। कि अगर इस पावर को फ्लो होना था फ्रॉम सेंडिंग एंड साइड टू रिसीविंग एंड साइड, तो पावर फ्लो होगा रिसीविंग एंड साइड से सेंडिंग एंड साइड की तरफ। ओके, एक्टिव पावर नोट करनी है हमने, डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो हमने डिटरमाइन करना है, एंड मैक्सिमम पावर हमें कैलकुलेट करनी है और लाइन करंट हमें कैलकुलेट करना है। ये एक ट्रांसमिशन लाइन, ये हमने प्रैक्टिकल का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। एक ट्रांसमिशन लाइन हमने कनेक्ट की है, फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर से हम जो है वो फेज शिफ्ट को इंक्रीज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी पे क्या इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद फिर हम स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है या नहीं होती। स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले डेल्टा से स्टार किया है सेंडिंग एंड साइड पे और रिसीविंग एंड साइड पे स्टार से डेल्टा किया है। डेल्टा में हम जब भी जाते हैं हमें इंक्रीज्ड वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ से हम देखें तो पहले हमने डेल्टा से स्टार किया है और स्टार में जाने के बाद फिर हम चले गए हैं
वाई टू डेल्टा। तो इस अरेंजमेंट के करने से जो ओवरऑल वोल्टेजेस होंगे रिसीविंग एंड साइड पे वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे, और वोल्टेजेस इंक्रीज़ होने से क्या होगा, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी वोल्टेज इंक्रीज़ होने से भी इंक्रीज़ हो जाएगी। So this was all about experiment number 7, that was all about power handling capacity of transmission line, कि ट्रांसमिशन लाइन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और मैक्सिमम पावर कब फ्लो होता है ये हमने डिस्कस किया। दैट इज़ P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू E1 E2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स इनटू साइन ऑफ थीटा। और ये हमने डिस्कस किया कि पैरेलल लाइंस कनेक्ट करने से पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है या नहीं होती, और अगर इंक्रीज़ होती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। और जो स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो स्टार डेल्टा कनेक्शन में इस तरह से पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट लैब इंशाल्लाह।